हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की दिसंबर 2024 में सीटेट पेपर 1 से पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था उस सभी प्रश्न को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से आपके सीटेट पेपर 1 में 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 1 नंबर की होती है, तो 30 प्रश्न 30 नंबर का पूछा जाता है। यह जो पेपर आप देख रहे हैं ये आपका ओरिजिनल पेपर है, जो कि दिसंबर 2024 में जो परीक्षा आयोजित किया गया था उस पेपर को मैं लेकर आया हूं। यह पेपर 1 है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1। तो पेपर 1 में जो आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपको सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न रिपीटेशन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिल्टर करके ही थोड़ा बहुत शब्द को इधर उधर घुमा करके ही सेम वही प्रश्न को पूछा जाता है। तो आपको सीटेट में 100% सफलता चाहिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना होगा। और हमारे चैनल पर 2011 से जब से सीटेट परीक्षा की शुरुआत हुई है 2011 से लेकर के अब तक 2024 तक सीटेट की परीक्षाएं में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सभी को पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। आज जो हमारी क्लास होगी दिसंबर 2024 में सीटेट पेपर 1 का जो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हुए आपका सीटेट पास करना तो मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं होगी कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईवीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है ना, ये आपका प्रश्न 3 बुक से पूछा जाता है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। ये 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस की किताब से प्रश्न पूछा जाता है। यदि ये 3 किताब को पढ़ लेते हैं ना तो फिर आपको 30 में 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है 30 प्रश्न, आप 30 में 30 नंबर लेके आएंगे ईवीएस से, क्योंकि इसके बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये 3 किताब से ही पूछा जाता है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी किताब से। और क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी किताब को हम पढ़ा दिए हैं, मेरे चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा। सारा A to Z हम क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की एनसीईआरटी बुक को हम पढ़ा दिए हैं, जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2024 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, ये आपका ओरिजिनल पेपर है जो परीक्षा में आपको पूछा गया था। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अभिकथन हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाँ, सही कथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण है इसका, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और केवल अकेले रहते हैं। तो कारण भी है इसका, क्या है कारण जो है सही है, कारण भी सही है कि हाथी जो है 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। तो कारण भी इसका सही है। ठीक है, तो सही उत्तर को चुनना है आपको, कौन सा कथन सही है। देखिए, अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। समझ रहे हैं बात को, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और उसके बच्चे ही रहते हैं, कथन सही है। और 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं, हाथी जो है 14-15 साल बाद झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहते हैं, कारण भी इसका सही है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और उसके बाद झुंड को छोड़ करके अकेले रहते हैं, इसका कारण भी सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपका
ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खायाम 12 महीने में पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा समान उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन तथा उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 63 है आपके सामने दिया हुआ। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करे और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करे। उपयुक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 1 भूमिका निर्वहन, ऑप्शन 2 परियोजना, ऑप्शन 3 चर्चा करना, ऑप्शन 4 साक्षात्कार। बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो परियोजना होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? परियोजना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों को 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित मिलता है। ठीक है, उसके बाद वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन करते हैं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका सेकंड होगा बी और डी। बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बी और डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आपका ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत यानी बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपयुक्त कथन है। तो उपयुक्त कथन है आपका सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के प्रतिफल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्य में से कौन सी राज्य बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश है ना, ये आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य है। ठीक है, यह समुद्री तट वाला राज्य है आपका। कौन? आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पांचवी कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन किया गया है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह जो है आपका, इसमें आपका आवास, ये कौन सी थीम का हिस्सा है? आवास का। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, आवास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है?
नहीं होती हुई दिखाई देती है। बताइए, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल करते हैं। यह जो है आपका रचनावादी कक्षा में नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की सीधी एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हु तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में लेकर जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। पहला आपका कथन सही। दूसरा, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाए, ये भी कथन सही है। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। सी भी कथन सही है। तो आपका ए बी और सी आपका सही कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कथन ए बी सी आपका सही कथन है। तो ए बी सी आपका जो कथन है किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अभिकथन है जैव मात्रा एक जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। कारण इसका आर दिया हुआ है। पारंपरिक स्रोत वे है जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ए सही है और आर गलत है। जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, ये तो कथन सही है। अभिकथन ये सही है। और इसका जो कारण आर है कि पारंपरिक स्रोत वे है जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। ये आपका कारण आर गलत हो गया। जीवाश्म ईंधन जो होता है ना, एक बार समाप्त हो जाने पर उसको बनने में लाखों वर्ष लगता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? आर आपका गलत है, ए सही और कारण आर गलत है। जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति थे। सही बात है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है, जो कि कब गया था? 1969 में। तो ये कथन आपका सही है। इसका कथन ये तो सही हो गया। कथन बी कहता है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। अब बताइए, निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए, कौन सा सही कोड है? देखिए, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति थे। हाँ, ये सही बात है। चांद पर पहला कदम रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति था आपका नील आर्मस्ट्रांग, जो कि कब गया था? 1969 में। ये आपका सही कथन है। इसका जो कथन बी है, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। ये आपका कथन बी क्या है? गलत है। तो ए सही है परंतु बी गलत है। ए सही और बी गलत है। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि कब गया था? 1969 में। तो ये कथन ये सही है। और इसका जो आपका कथन बी दिया था कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, तो कथन बी गलत है। तो ए सही है परंतु बी गलत है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन एक में। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न कि ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी कथन ये है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर रहता है जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण आर है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा सही विकल्प, बताइए आप। देखिए, पश्मीना शॉल जो है ना, पश्मीना शॉल के बारे में थोड़ा आपको बता दूं तो पश्मीना शॉल एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल के मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह बकरी के बहुत पतले बाल से बनता है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए कितना समय लगता है, तो 250 घंटा लगता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और एक पश्मीना शॉल जो है आपका 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है एक पश्मीना शॉल में। तो यह जो पश्मीना शॉल जो बनती है यह आपका एक बकरियों के बाल से बनती है, ठीक है। पश्मीना शॉल जो है एक किस्म का जो बकरी होती है, ठीक है, उसी की बाल से बनाई जाती है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। अब बताइए यहाँ पर सही कथन इसमें कौन होगा। देखिए, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर रहती है जहां बहुत सर्दी पड़ती है। ये सही बात है, ठीक है, ये सही बात है। जो बकरियां जो होती है जिससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है, ठीक है, तो ये जो बकरी होती है ना, ये 5000 मीटर ऊंचाई पर रहती है जहां बहुत ज्यादा ठंड गिरती है, वहां ये बकरी रहती है। और इतना ठंड गिरने के बावजूद भी इन बकरियों के शरीर पर बाल उग जाता है। तो कथन ए और कारण आर दोनों इसका सही है, ठीक है। तो ए सही है। तो यहां पर जो है आपका कौन सा सही राइट आंसर होगा, बताइए। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 5000 मीटर ऊंचाई पर ये बकरी रहती है और उतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी इसके शरीर पर बाल उग जाता है, इतना ठंड गिरने के बावजूद भी। तो यहाँ पर दोनों कथन आपका सही है, ए और आर दोनों सही कथन है। और जो आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कथन एक एवं कथन 2 को ध्यान से पढ़े। कथन 1 है, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से नहीं बढ़ पाते हैं, उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 2 है, अनीमिया बच्चों को शारीरिक और दिमाग तंदुरुस्ती पर असर करता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। बताइए सही आंसर क्या होगा। एनीमिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, दोनों यानी कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। एनीमिया कारण बच्चे ठीक ढंग से नहीं बढ़ पाता है और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 1 ए सही है आपका। कथन 2 है आपका कि एनीमिया बच्चों को शारीरिक और दिमाग की तंदुरुस्ती पर असर करता है, ये भी कथन सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। सही मिलान को करना है। बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, बिहू जो है ना, बिहू त्योहार आपका असम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, बिहू असम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, गाय के दांत जो है ना, आगे के दांत जो है ना छोटा होता है और पीछे के दांत जो होता है चपटा होता है।
गाय के आगे की जो दांत होती है घास को काटने के लिए होती है, और पीछे के जो दांत होती है घास को चबाने के लिए होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। गाय के आगे वाली दांत घास को काटने के लिए होती है, जो कि छोटी दांत होती है, और पीछे वाला जो दांत होता है गाय की, वह चपटा दांत होती है, जो घास को चबाने का कार्य करती है। तो क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। ये तो कथन दिया हुआ है, कारण इसका है इन समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो सके, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथन को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन दिया हुआ था कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं को, रोजमर्रा की समस्या और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्या को रखा गया है। ठीक है, ये तो कथन सही है। इसका कारण है कि इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो सके, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो देखिए, यहाँ पर अभिकथन सही है और इसका कारण भी सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन को सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? सही कथन को बताना है आपको। ऑप्शन में दिया 4 घंटे, ऑप्शन 2 है 2 घंटे, ऑप्शन 3 है 2 घंटे, ऑप्शन 1 में 4 घंटे, ऑप्शन 2 में 5 घंटे, ऑप्शन 3 में 2 घंटे, ऑप्शन 4 में 3 घंटे। बताइए, उबला हुआ दूध को पेट में पचने में कितना समय लगता है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, उबला हुआ दूध को पेट में पचने में समय लगता है आपका 2 घंटे का, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा 2 घंटे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह है, तो इसकी वजह होगी आपका समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। समुद्र के पानी का उच्च घनत्व ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल तत्वों से बना है? तो टीन, लिथियम, सोडियम एक तत्व से बना हुआ। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, टीन, लिथियम और सोडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर उपव्याख्यात्मक अभिलेख। ठीक है, क्या होगा? उपव्याख्यात्मक अभिलेख। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये दो भारतीय पक्षी है। कौन दो भारतीय पक्षी है जो अपना जो घोंसला है पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है? वो कौन सा पक्षी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया। शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया जो है, ये दो पक्षी जो है, ये दो पक्षी भारतीय पक्षी है। ये दोनों भारतीय पक्षी जो है ना, अपनी जो घोंसला बनाती है पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन कौन? शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न यहाँ पर कथन ए दिया हुआ, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं। सही बात है। ठंड या सर्दियों के मौसम में छिपकलियां देखते हैं ना, कई महीनों तक गहरी लंबी नींद में चली जाती है। कथन बी है, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। कुछ ऐसे जो जानवर होते हैं जो सर्दियों के दिनों में लंबी गहरी नींद में चले जाती है, ठीक है। तो जैसे छिपकली जो है ना, सर्दियों के दिन में आपको बहुत कम दिखाई देगा। छिपकली जो है सर्दियों के दिन में आपको बहुत कम दिखाई देगी, यानी वो बहुत लंबे समय के लिए क्या है, गहरी नींद में चली जाती है। तो दोनों कथन आपका ए और बी दोनों सही और बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक शिक्षक अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इन गतिविधियों को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन फोर्थ होगा, गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे ये अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों। निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रत्येक बच्चों को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने को आजादी दे। ऑप्शन आपका बी सही होगा। और प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का ऑप्शन प्रदान करे। कथन सी भी सही है। तो बी और सी इसका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। बी और सी ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि आज अब भारत में 10 AM समय है। आज ही डैश में लगभग मध्याह्न होगा। बताइए जब भारत में 10 बजेगा तो कहां पर मध्याह्न होगा। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट होगा सिंगापुर। जब भारत में 10 बजेगा तो सिंगापुर में क्या होगा, मध्याह्न होगा। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा सिंगापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जब मॉर्निंग आपका जब सुबह 10 बजेगा ना तो सिंगापुर में आपका मध्याह्न होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती हुई दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची, ठीक है।
यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? बताइए इसका। तो 4 बराबर दूरी बटा समय होती है, तो इसका राइट आंसर आप निकालिएगा तो होगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 74 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका लास्ट प्रश्न है आपका ईवीएस का। निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण है इसका पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। बताइए इनमें से सही कथन कौन होगा आपका? तो अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों इस तरह से दिसंबर 2024 में सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो आपका प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्नों को समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आपका 2024 में पूछा गया प्रश्न था सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से, उस प्रश्न को आज हम पढ़ा दिए। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।